हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक आर्ट का लेके आई हूँ, जो कि है मुग़ल शैली। हम शुरू कर रहे हैं आज से। तो चलिए मुग़ल शैली पढ़ते हैं, और इसको भी मैं कई पार्ट्स में लाऊंगी, जो कि आज मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगी और उसके बाद हुमायूं और ऐसे ही जितने भी आगे के हैं ऐसे एक एक वीडियो में ले आऊँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने भी मैंने आर्ट के थ्योरी डाले हैं, तो वो अगर नहीं देखा है तो उसके पहले वो भी देख लीजिए। मैं एक एक सारे टॉपिक ला रही हूँ जो आपके DSSB के लिए या जो भी आर्ट के टीचिंग एग्ज़ाम है या आर्ट की थ्योरी जिसको पढ़नी है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। की पॉइंट्स में ला रही हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए अपने आर्ट फ्रेंड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल शैली, ठीक है। तो चलिए मुग़ल शैली शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मुग़ल शैली। तो उसमें देखिए एक तो आता है कि सर्वाधिक स्थिर चित्रण, अगर पूछे कि किस शैली में सर्वाधिक स्थिर चित्रण हुआ है तो मुग़ल शैली में ही सर्वाधिक स्थिर चित्रण हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी समय काल हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम समय काल देखेंगे इसका। तो समय काल क्या है, ये है इसका समय काल, ठीक है। तो 16 से 19वीं सदी इसका समय काल है, 16 से 19वीं सदी, ठीक है। और इसे ये जो किन दो शैलियों से मिलके बनी है, तो भारतीय प्लस फारसी या पर्शियन या ईरानी हम कह सकते हैं, इन दो शैलियों का सम्मिश्रण है ये, ठीक है, मुग़ल शैली। और मुग़ल शैली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में मुग़ल शैली को बांटा है? मुख्य रूप से 3 भागों में। तो ये 3 भाग हमने देखिए बनाया है मुग़ल शैली के 3 भाग, ठीक। तो पहला है दरबारी कला, दूसरा है लोक कला और तीसरा है बाजारू कला। मगर ज़्यादातर जो मुख्य रूप से जो होती थी वो दरबारी कला होती, ठीक है। तो 3 रूप कौन सा है? दरबारी कला, लोक कला और बाजारू कला, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया मुग़ल शैली के समय काल 16 से 19वीं है, और भारतीय प्लस फारसी शैली से मिलके बनी है मुग़ल शैली, और जो 3 भागों में बटी हुई है, दरबारी कला, लोक कला, बाजारू कला, ठीक है। तो हम मुग़ल शैली के अब पढ़ेंगे कि इसमें पहले बाबर आएंगे, ठीक है। तो मुग़ल शैली में हम पहले बाबर पढ़ते हैं। तो बाबर का पहले हम देखेंगे कितने से कितने, 1483 से 1530 तक, ये इनकी पूरी टाइमिंग रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक। फिर इनका जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है इनका 1483 में, ठीक है। और पूरा नाम इनका क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इनका पूरा नाम था। और पिता का नाम इनका उमर शेख मिर्ज़ा है, जो कि तैमूर वंश के थे, और माता इनकी तुगलक निगार खनाम है, जो कि मंगोल वंश की थी। पिता तैमूर वंश के और माता मंगोल वंश की थी। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का तुगलक निगार मिर्ज़ा। तो ये आपको तुगलक निगार खनाम, जो कि मंगोल वंश की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि पिता और माता का नाम क्या था बाबर के। चलिए हम नीचे देखते हैं अब। और हम पढ़ेंगे कि जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो इसमें पूछते हैं कि भारत में मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? तो बाबर ने रखी। और कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। फिर मृत्यु कहाँ हुई थी बाबर की? आगरा में हुई थी। प्रथम बार आगरा में दफनाया गया था इनको, और फिर तथा कुछ दिन बाद काबुल में दफनाया गया था, ठीक है। बाबर का मकबरा जो था वो कहाँ है? तो पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, जो कि तुर्की भाषा में उन्होंने लिखी थी, तुर्की या तुर्की। और तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे उन्होंने फारसी अनुवाद किया था बाबर की आत्मकथा का, जो थी तुजुक ए बाबरी था, ठीक है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। अब है ये तो पढ़ लिया, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। और 2 चित्रकार जो थे वो थे बेहजाद और शाह मुजफ्फर। और इनके बारे में लिखा भी है। बेहजाद के बारे में बाबर ने लिखा है कि यह दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से नहीं बना पाता था, ठीक है।
ठीक है, कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया था। पहले थे विजात और दूसरे थे शाह मुजफ्फर। ठीक है, तो विजात के बारे में इन्होंने क्या कहा कि दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से नहीं बना पाता था। मतलब दाढ़ी रहित मतलब ये पोर्ट्रेट अगर बनाते थे तो दाढ़ी रहित युवा चेहरे जिनकी दाढ़ी नहीं होती थी उनको अच्छी तरह से नहीं बना पाते थे, ये लिखा था। और शाह मुजफ्फर के बारे में लिखा है कि दृश्य चित्रकार थे, यानी लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बारे में ये लिखा है अपनी किसमें, आत्मकथा में, जो कि था तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, और बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली। तो बाबर को किसके लिए मिली थी, तो उदारता के लिए मिली थी। और किस चीज़ की उपाधि मिली थी, तो कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है, तो याद रखें कि किस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बाबर को 4 बाग व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा 4 बाग व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। और मुरैयान पंग शैली का जनक भी बाबर को माना जाता है। 4 बाग व्यवस्था का जनक भी माना जाता है और मुरैयान पंग शैली का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ लिया। अब इसके आगे चलते हैं हम बाबर के बारे में। तो अब ये है शाहनामा की प्रति बाबर लाया था। शाहनामा की प्रति कौन लाया था, तो बाबर लाया था। ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है ये भी पूछते हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। और शाह किसकी प्रति, तो शाहनामा की। शाहनामा के लेखक कौन थे, तो फिरदौसी थे, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है। ठीक है, शाहनामा की प्रति बाबर लाया था, ये याद रखना है। कहाँ संग्रहित है, तो लंदन में। और लेखक कौन थे, फिरदौसी थे, जिन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। और जीवनी लेखन का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। तो बाबर को अभी क्या क्या कहा जाता है, इसके पहले हम लोग ने देखा है। तो देखिए, देखते हैं, 1 मिनट, इसके पहले देखते हैं। हाँ, तो इसके पहले ये देखिए, बाबर को 4 बाग व्यवस्था का जनक कहा जाता है, मुरैयान पंग शैली का जनक कहा जाता है। और अभी ये तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि जीवनी लेखन का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, बाबर को कहा जाता है। ठीक, और बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये जो चित्र है वो कहाँ पे है, तो तुजुक-ए-बाबरी में बना है। तुजुक-ए-बाबरी क्या थी, तो तुजुक-ए-बाबरी क्या है, आप कमेंट करके बताइए कि तुजुक-ए-बाबरी क्या थी जिसमें बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्र बनाया गया। ठीक है, ये कमेंट करिए, मैंने पढ़ाया है ऊपर, बताइएगा। ठीक, कि तुजुक-ए-बाबरी क्या है जिसमें बाबर बगीचे में दावत करते हुए दिखाया गया है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया बाबर के बारे में। बाबर कालीन स्थापत्य यानी स्कल्पचर्स जो बने थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे अब कि कौन कौन से स्कल्पचर्स थे जो बाबर काल में बने हुए थे। तो अब पहला है काबुली बाग मस्जिद। ये बना हुआ था, जो कि कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में है। और ये जो काबुली बाग मस्जिद है वो प्रथम स्थापत्य है, बाबर काल का भी और मुगल काल का भी। ठीक है, अगर मुगल काल का भी प्रथम स्थापत्य पूछे तो हम काबुली बाग मस्जिद बोलेंगे, और बाबर का भी पूछें तो काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, और कटे सिरों वाली मीनार, ये भी बाबर कालीन स्थापत्य में है। कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और तीसरा है पानीपत एवं संभल की मस्जिद, ये हरियाणा में है। और बाबरी मस्जिद भी है, यो अयोध्या में है, मीर बाकी ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, मीर बाकी में, अयोध्या में, और बाबरी मस्जिद। ठीक, और नूर अफगान बाग, ये आगरा में है, जिसे नूर अफगान बाग को आराम बाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है जितने मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ाया मैंने कि काबुली बाग मस्जिद है पानीपत हरियाणा में, जो प्रथम स्थापत्य है मुगल एवं बाबर वंश के। कटे सिरों वाली मीनार है फतेहपुर सीकरी, पानीपत एवं संभल की मस्जिद हरियाणा, बाबरी मस्जिद अयोध्या में, मीर बाकी ने बनवाया था। और नूर अफगान बाग, जो कि आराम बाग भी कहते हैं, आगरा में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये आपको 5 याद रखने हैं। ठीक, तो ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक, तो बाबर कालीन आपने स्थापत्य पढ़ लिया, और बाबर के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया कि बाबर का जन्म कब हुआ था, पूरा नाम क्या था, और पिता माता का नाम क्या था। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया। तो इसके बाद हमारा जो होगा वो हुमायूं होंगे बाबर के बाद। तो हम हुमायूं जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये बाबर जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे और याद कर लीजिए। और इसके आगे हम हुमायूं कल क्लास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो जो मैं आर्ट के दे रही हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं और ऐसे सारे थ्योरी लाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल हम फिर से आएंगे। सो इसके आगे हम हुमायूं पढ़ेंगे, और ऐसे ही मैं ये शाम के टाइम ज़्यादातर डाल देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।